सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। भारतीय सेना ने लड़ा और पहलगाम हमले का बदला पूरा किया। आज सबसे पहले पहलगाम का बदला लेने के लिए जय हिंद और जय हिंद की सेना, भारतीय सेना को पूरा देश नमन कर रहा है। देश का बदला लेने के लिए भारतीय सेना बॉर्डर के उस पार भी बदला लेने का मादा रखती है। ये एक बार फिर आज सिद्ध कर दिया। आज पूरा देश कह रहा है जय हिंद और वंदे मातरम। आज महाभारत में सेना को जो सलाम कर रही, सेना के लिए जिस तरह से पूरा देश नमन कर रहा है, उसी के साथ आज ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही है। कैसे माथे का सिंदूर सबसे बड़ा हथियार बन गया। माथे का सिंदूर सबसे बड़ा हथियार बन गया। रात 1:28 पर सेना का एक पोस्ट आया, रेडी टू स्ट्राइक एंड ट्रेन टू विन, यानी कि हमले के लिए तैयार है और जीत के लिए प्रशिक्षित है। इसके ठीक 23 मिनट के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में हुई स्ट्राइक्स को लेकर पुष्टि कर दी और पूरे देश को बता दिया कि सिर्फ पीओके नहीं, इस बार पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ है, पाकिस्तान की नींव पर हमला हुआ है। पाकिस्तान भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसके देश के अंदर देर रात को भारतीय सेना ने दिवाली मना दी। 9 लोकेशंस पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स की गई, जिनमें 5 पीओके के अंदर थी, लेकिन बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट में 4 लोकेशंस पाकिस्तान के अंदर के इलाके की है। यानी अब आतंकियों के लिए पाकिस्तान में कोई भी ठिकाना महफूज नहीं है, वहीं पकड़ कर मारेंगे। सेना ने पाकिस्तान के अंदर मारा है। पाकिस्तान मॉक ड्रिल का इंतजार करता रहा और यहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर डाला। आतंकियों को और उनके ठिकानों को नेस्ता नैबूद कर दिया। इसी के साथ महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर की गर्दन तक पहुंच गई भारतीय सेना। हाफिज सईद और मसूद की गर्दन दबोच दी। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, हाफिज सईद, दोनों ही कैसे भारतीय सेना के टारगेट पर है। देश सोचता था कि क्या इंडियाज मोस्ट वांटेड इन टेररिस्ट को घर में घुसकर मारा जा सकता है। आज भारतीय सेना ने कहा हां, हम ये भी कर सकते हैं। सेना ने दिखा दिया कि उनका हाथ इन आतंकियों की गर्दन तक पहुंच सकता है और उनका ट्रिगर इनके माथे पर। लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को सीधे टारगेट किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले की तस्वीर देखिए, बहावलपुर में जैश का ये मुख्यालय और उसके बाद कैसे तहस नहस हुआ है लश्कर का ये मुख्यालय। कैसे भारतीय सेना ने इसे नेस्तानाबूद किया है, आतंक का अड्डा उजाड़ दिया। जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई और मसूद अजहर कह रहा है मुझे भी मार देते, काश मेरी भी मौत हो जाती। यानी मसूद अजहर अब मौत मांग रहा है। भारतीय सेना ने अपनों को मारने के लिए सूद समेत वापस लौटाया है मसूद अजहर को। जनाजे निकल रहे हैं वहां पर। अपनों को खोने का गम क्या होता है, दर्द तो नहीं समझते, लेकिन ये दर्द आज इन्हें दिया गया जब अपने ही मारे गए और मसूद बोल रहा है काश मैं भी मर जाता। आज इसकी बात करूंगी महाभारत। इसी के साथ आपको बताती हूं कि पाकिस्तान में कैसे इमरजेंसी घोषित हो गई। पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें, क्योंकि वहां पर इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। वहां एयर इमरजेंसी का ऐलान है, मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान है, यानी कि जो वहां पर एयरफोर्स है वो अलर्ट पर है। मेडिकल सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए कह दिया गया है, कभी भी लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट सब बंद कर दिए गए। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो इस हमले का जवाब देंगे, लेकिन वो जानते हैं जब उनके घर में घुसकर हमला हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए तो आगे की हैसियत ही क्या है। इसीलिए इस वक्त हड़कंप है और एक इमरजेंसी है, क्योंकि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं, ऑपरेशन सिंदूर जो ये स्ट्राइक्स हुई हैं
और पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स हुई हैं, उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले आपको बता रही हूं, एयर स्ट्राइक के बाद कैबिनेट बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सभी ने मेज थपथपाकर सेना का हौसला बढ़ाया। इसी के साथ यह भी खबर आ रही कि अब सीमा पर जा सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वहां सेना की हौसला अफजाई के लिए जा सकते हैं। इस स्ट्राइक के बाद भारत ने हमले की जानकारी अमेरिका और रूस को दी। सबसे पहले यूएस एनएसए से बात की अजीत डोभाल ने। यूके, यूएई, इजराइल, सऊदी अरब को भी हमने अपनी तरफ से जानकारी दे दी है कि इस हमले के बाद क्या हुआ है और हमने क्या किया है। बॉर्डर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की एक बैठक हुई है। इसमें लद्दाख और जेएनके के एलजी भी शामिल हुए हैं। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ये बैठक हुई। उधर प्रधानमंत्री ने जाकर राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को ब्रीफ किया स्ट्राइक के बारे में। सरकार ने अब कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, यानी कि सभी दलों को जानकारी दी जाएगी इस ऑपरेशन के बारे में। तो ये बड़ी खबरें जो आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कैसे एक्शन में है, एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं। एक एक करके 9 प्रिसिशन स्ट्राइक्स न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भारत ये मादा रखता है। देखिए, हिंदुस्तान ने ले लिया बदला। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान पर जोरदार हमला। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत के वीर सपूतों ने 15 दिन के अंदर ले लिया। आतंकियों ने सिंदूर उजाड़े तो भारतीय सेना ने आतंकियों को ही उजाड़ दिया। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की। मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बाग, चकामरू, भिंबर, मुरीदके, सियालकोट और बहावलपुर में सेना की यह स्ट्राइक हुई। ये वो 9 टारगेट्स हैं जिन्हें भारतीय सेना ने केवल 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागकर खत्म कर दिया। हिंदुस्तान ने एक ही रात में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स को खत्म करके आतंकियों की कमर ही तोड़ दी है। आतंकियों के संपूर्ण सर्वनाश के लिए भारतीय सेना ने राफेल, स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम का इस्तेमाल किया। राफेल पर लगी स्कैल्प और हैमर बमों ने आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। यह स्कैल्प मिसाइल बॉर्डर के इस पार से ही पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। इसे दुश्मन का रडार भी नहीं पकड़ सकता। यह एयर डिफेंस सिस्टम से भी बचने की क्षमता रखती है। वहीं हैमर बम भी दुश्मन के ठिकानों पर 70 किलोमीटर दूर से बरसाए जा सकते हैं। यानी कि भारत ने बदला लेने के लिए जो वक्त लिया, पीएम मोदी ने लगातार जो मीटिंग्स की, वो एक धारदार रणनीति थी। आतंकिस्तान पर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त पीएम मोदी वॉर रूम पर नजर बनाए हुए थे। मोदी ने कहा था आतंकियों और उनके आकाओं को धरती के आखिरी छोर से ढूंढ कर लाएंगे। आज भारत ने आतंकियों की धरती पर बिना पैर रखे ही उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि आज बहुत गर्व के साथ जय हिंद कह के, वंदे मातरम कहकर इस शो की शुरुआत करना चाहती हूं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़ रहे हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एनआईए के एक्स डीआईजी एनएनडी दुबे जी जुड़ रहे हैं, कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ हैं। मैं सबके साथ शुरुआत करूं उससे पहले जरा मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो जानकारी सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे।
अब बार बार ये कहा जाता है कि एक देश उतना ही कर सकता है जितना एक पॉलिटिकल विल हो। देर रात पाकिस्तान में स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और प्रधानमंत्री मोदी खुद उस पर नजर रख रहे थे, वॉर रूम में मॉनिटर कर रहे थे वो इस ऑपरेशन को। वहां पर स्ट्राइक्स हो रही थी और यहां प्रधानमंत्री इसे मॉनिटर कर रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल उन्हें एक एक स्ट्राइक की, एक एक पल की जानकारी दे रहे थे और वॉर रूम में आर्मी के टॉप अफसर भी मौजूद थे जिन्हें इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी थी। ऑपरेशन के समय सीडीएस भी वहां मौजूद थे। आप जानते हैं कि सीडीएस से भी मुलाकात प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री आवास पर कई बैठकें हुई और उन बैठकों में ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो मैं एक सीधे सीधे कह रही हूं, जीडी बख्शी सर अगर आ गए हैं तो जरा स्क्रीन पर लीजिए उन्हें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को खुद मॉनिटर किया और मैं इसीलिए ये कह रही हूं कि एक बार जरा जिस तरह से ये स्ट्राइक्स हुई और उन स्ट्राइक्स को किया गया, मैं पहले इसका एक लबोलबाब इस तरह से समझूं। मेजर जनरल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं एक चीज ये पूछूंगी कि जब ये स्ट्राइक्स हुई हैं, एसवीसी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसवीपी सिंह। मेजर जनरल, आई एम सॉरी अगर मैंने नाम के उच्चारण में कुछ गलती की हो तो आप मुझे सुधार दीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ सर सबसे पहले जय हिंद। और आज का ये ऑपरेशन, आज का ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या मैसेजिंग पाकिस्तान के लिए लेकर आया है? क्योंकि न सिर्फ पीओके सर बल्कि पाकिस्तान के अंदर की ये स्ट्राइक्स हैं। देखें, ये जो संदेश है पाकिस्तान को है कि ये नया भारत है, ये प्रधानमंत्री के लफ्ज हैं। नया भारत है, नया इरादा है, मजबूती का इरादा है, देश का मनोबल अलग है। और ये जो अभी स्ट्राइक हुई है, पास्ट में पिछले अगर हम देखें उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। कैसे? सबसे पहले ये ट्राई सर्विस, पहली ट्राई सर्विस ऑपरेशन हम कहेंगे, स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा है कि टारगेट्स लंबे और डेप्थ में पीओके से लेके पंजाब के भावलपुर तक स्ट्राइक हुए हैं। 9 टेररिस्ट कैंप टारगेट्स और उसके अंदर 9 टेररिस्ट कैंप से 21 टारगेट की सिलेक्शन थी। और तीसरा है कि ये जो ऑपरेशन रहा है ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया हमने। हमारी मिसाइल्स स्कैल्प हैमर ने इस्तेमाल किए गए हैं। हमने विश्व को ये मैसेज दिया है कि हमारे को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने साइड से ही कर सकते हैं। और इसके साथ ये सहमत होता है कि आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस का जो है उसको हमने इस्तेमाल करते हुए कि पाकिस्तान के ऊपर ये कार्रवाई की है। और सबसे आखिर में ये बोलूंगा कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है ये। जिस प्रधानमंत्री ने ये पॉलिटिकल डायरेक्टिव दिया था सेना अध्यक्ष को भी कि टेररिस्ट टारगेट्स को हमने बर्बाद करना है, टेररिस्ट को ढूंढते उनको बर्बाद करना है, और ये किया गया है। जो उनकी हुई है डैमेज आज वो साफ जाहिर करती है कि पाकिस्तान ऐसी स्ट्राइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूं कि देश के अंदर ये जो प्लानिंग हुई है 22 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल को सेना अध्यक्ष के साथ मीटिंग प्रधानमंत्री की, और अब जो किया है 7 मई को देश और विदेश तैयार थे देखने के लिए कि भारत के अंदर मॉक ड्रिल कैसे होगी। नोटैम को हमने एक्टिवेट किया, बताया कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज होनी है 7 और 8 मई में। तो मास्टर स्ट्रोक ये सरप्राइज एंड डिसेप्शन में था कि जिसमें कि देशवासी हम सब जब उठते हैं, कोई रात को 2 बजे उठाए गए, कोई 5 बजे, तो ये किसी भी स्ट्राइक में, देश में किसी भी स्ट्राइक में कहते हैं कर्नल नैन, हम तो रात से बात कर रहे हैं आपसे। जब वो स्ट्राइक हुई उस समय रात को भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसमें रणनीति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो मॉक ड्रिल का इंतजार करते रह गए, वो वॉर एक्सरसाइज का इंतजार करते रह गए, यहां हमला हो भी गया। यही नहीं सुचारिता, वो कल जो है डीजीएमओ की आपस में फोन पे बातचीत भी हुई। ये बात कह के कि भाई
आप लोग जो है क्यों ये सीज फायर तोड़ रहे हो, तो पाकिस्तान को तो सपनों में भी नहीं पता था कि जहां एक और भारत डीजीएमओ लेवल की बातचीत आपस में कर रहा है समस्या को सुलझाने के लिए, और रात को इस तरह का कोई स्टेप लेने वाला है। यानी कि पूरी सीक्रेसी के साथ में बहुत वेल प्लान एक ऑपरेशन था, जिससे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है, खासकर पाकिस्तान की सेना और एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब के सब जो है एक भौचक्के रह गए कि अचानक से ये रात को क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात ये और भी कहना चाहूंगा चाह रहा था यहाँ कि हमारा फेज 1 था ऑपरेशन सिंदूर का, अभी फेज 2 चालू होने वाला है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये फेज 1 था, फेज 2 क्या होगा सर? फेज 2 के अंदर देखिए जिस प्रकार से अनाप शनाप जो वक्तव्य जो आपके पाकिस्तान से आ रहे हैं, जैसे उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि वो अगर भारत इसके बाद कोई स्टेप नहीं लेता तो हम लोग आगे कोई एक्शन हम भी नहीं करेंगे। परंतु उसके तुरंत 2-3 घंटे के बाद एनएससी की मीटिंग के बाद आसिफ मुनीर को पूरा का पूरा पावर दे दिया गया और उनको कहा गया कि इसका रिटेलिएशन किया जाएगा और जो सेना जो है वो इसका बदला लेगी। यानी बात साफ है कि ये पूरा का पूरा खेल जो रचा गया वो जनरल आसिफ मुनीर के द्वारा ही रचा गया, क्योंकि उनके एनएसए भी, उनके जो आईएसआई का जो चीफ है अभी जनरल असीम मलिक, वो वहां बैठा हुआ है। जो वो बोल रहा है वही शहबाज शरीफ बोल रहा है और कैबिनेट बोल रही है। तो ये कह लीजिए कि पूरी कैबिनेट और शहबाज शरीफ जो है ये और कोई नहीं है, ये जनरल आसिफ मुनीर की कैबिनेट है। तो जो भी वो चाह रहा था उस तरह का वक्तव्य उन्होंने लिया और अब सेना के हाथ में ये कह दिया गया कि पाकिस्तानी सेना जो है उसके पास पूरा राइट है। और देखिए मजाक देखिए, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन के बारे में उन्होंने उसका हवाला दिया। अगर कोई देश दूसरे देश के अंदर टेररिस्ट पे अटैक करे तो ये आर्टिकल 51 में कहां लिखा हुआ है कि वो दूसरा देश जो है अटैक करने वाले देश पे कोई कार्रवाई करेगा। तो ये अनाप शनाप तरीके से हुआ है। परंतु मेरा मानना यह है चारिता, अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो हमने 2 चीज देखी कल रात को, आप भी साथ में थे, कि एक वर्दी में एक बगैर वर्दी के है। भावलपुर में देख लीजिएगा। नहीं, और सर देखिए ये भी बड़ा क्लियर है, जब हम वहां पर टेरर आउटलेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं, हमने दिखा दिया है कि भारत में रहकर ही यहां से निशाना हमारा उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक भी जा सकता है, लेकिन हम जिम्मेदाराना कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ये कहा कि हमने उन्हें मारा है जिन्होंने हमारे अपनों को मारा। ये अभी थोड़ी देर पहले का वक्तव्य है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और इसीलिए हमने जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं, हमने उनके नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। मैं एक बार जरा विंग कमांडर सहाय से चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताए। हमारे स्क्रीन पर विजुअल्स चल रहे हैं विंग कमांडर, और उसमें दिख रहा है कि कैसे एक मिसाइल आ रही है और वहां अचानक एक धुएं का गुबार उठता है। ये स्ट्राइक्स कैसे हुई होंगी सर, जरा आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए, कैसे किया भारत ने इसे? देखिए, ये स्ट्राइक 2-3 तरीके से जैसे कि सूचना आ रही है। एक तो स्कैल्प एंड हैमर मिसाइल्स हमारे रफाल में है। स्कैल्प जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लाइड टेक्नोलॉजी से जाती है, जिसको एयर डिफेंस रडार इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। हैमर जो है उसमें ये कैपेसिटी है कि बड़े बड़े चट्टान और बड़े बड़े बंकर्स के नीचे में जो हेडक्वार्टर्स या सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो ये पहले बंकर को तोड़ता है, उसके अंदर घुसता है और ब्लास्ट अंदर जाके करता है। अच्छा। और उसके साथ साथ हमने ऐसी मिसाइल्स डेवलप की हैं जो मिसाइल एब्सोल्युटली प्रिसीजन गाइडेड है, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक करने के लिए कैपेबल है मिसाइल। आप देखिए बहावलपुर का जो उनका हेडक्वार्टर है जैश का, उसके बगल में उनका आर्मी का एक बहुत बड़ा सेंटर है, बिल्कुल बगल में। उसके बगल में थोड़े ही दूर पर उनका एक न्यूक्लियर यूनिट है। और क्या प्रिसीजन स्ट्राइक हमने किया है कि किसी को चोट नहीं पहुंची है, सिर्फ जैश का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह किया है। तो ये दर्शाता है कि हमने जो हथियार इस्तेमाल किए हैं उसकी टेक्नोलॉजी में हम पाकिस्तान से कहीं आगे हैं। अभी सबसे उन्नत किस्म के हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं। अभी हमारे पास सुपरसोनिक जो मिसाइल है जो लास्ट ईयर इंडक्ट हुआ है, जिसकी गति 8 से 10 मैक्स है, जिसका रेंज 1500 किलोमीटर है, उसको अभी हमने यूज नहीं किया है। वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके स्ट्राइक कर सकती है। तो पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा, और दहशत इसीलिए वहां है कि कोई उनका एयर डिफेंस रडार हमारे किसी भी मिसाइल को, किसी भी एम्युनिशन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और सभी सेंटर्स को हमने प्रिसीजन के साथ, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक किया है। तो दहशत इस बात की है। दूसरी बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान ये हमेशा नकारता रहा है कि उसके
आतंकी उसके पास यानी नहीं इसका है। सीधा अरे मतलब ये है, आतंकी तुम्हारे पास नहीं अगर है। हमारे दर्शक आसान भाषा में समझें कि जैसे हम गेंद फेंकते हैं किसी की तरफ और निशाना सटीक उस गेंद का लग जाए, हमें वहां तक जाना नहीं पड़ता है, उसी तरह से यहां से फेंका है और जो जाकर उनके ठिकानों पर लगा है कि वहां चित्कार मच गई और उसके बाद वो कह रहे हैं कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, हमारे पास ये अधिकार है, हम इसका जवाब देंगे। जब हमला हुआ उन्हें पता तक नहीं चला है। इसीलिए आज मैं इसकी भी बात करूंगी कि क्या उनकी क्षमता है और उससे बड़ा क्या उनका मादा है कि वो इसका पलटवार दें। मैं एक बड़ी खबर बताऊं कि पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे उठ रहे हैं और कैसे ट्रॉलियों में ढाए जा रहे हैं, ट्रॉली में ले जाए जा रहे हैं जैश आतंकियों के शव। बहावलपुर में जैश आतंकियों के जनाजे कैसे उठाए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें आ रही है वहां से। और ये जैश का जो हेडक्वार्टर है वो वहां पर ध्वस्त हुआ है और वहां से आतंकियों के जनाजे देखिए कैसे ट्रॉली ट्रैक्टर में लेकर वहां से जाए जा रहे हैं। ये अपने आप में सबूत है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान से नहीं कहा कि भाई कहाँ स्ट्राइक हुई, कितने लोग मारे गए। वो जानते हैं कि ये उस तरह की स्ट्राइक है कि उसे झुठला ही नहीं सकते हैं। मैं एक बार जरा ये बताऊंगी कि इस हमले में मसूद अजहर के घर के 14 लोगों की मौत हुई है। हमले में मसूद अजहर कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मसूद अजहर ये कह रहा है कि मरने वाले तो चलेगा लेकिन मैं भी मर जाता। 14 लोग। अब सोचिए, हमारे अपनों को जब आपने दर्द दिया, अब भारतीय सेना ने सूद समेत लौटाया है मसूद अजहर। बिल्कुल सही है। दुबे जी, मैं आपसे पूछूंगी, ये जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग अगर मारे गए तो मसूद अजहर और हाफिज सईद की गर्दन पर हमारा है हाथ। इस जैश ए मोहम्मद का जो सरबराह है मौलाना मसूद अजहर, जो कि आज के अटैक के बाद वो इस तरह की चिल्लाहट मचा रहा है कि हम भी मर जाते। ये मौलाना मसूद अजहर चोर के तरह से 39वें दिन ही इंडिया में गिरफ्तार हो गया था कश्मीर में, जब ये फेक पुर्तगीज पासपोर्ट पर वाया ढाका मालदा से इंडिया में क्रॉस हुआ था। यह आदमी आतंकी कार्रवाई के चक्कर में ये कोट बलवाल जेल में बंद था। इसने बड़े ही कायराना तरीके से सुरंग खोद के भारतीय जेल से भागने की कोशिश की। ये भाग नहीं पाया, पकड़ा गया और बाद में IC 814 के एवज में इसको कंधार एयरपोर्ट पर छोड़ना पड़ा। क्वेटा के रास्ते से ये बहावलपुर जाता है और 20 जनवरी 2000 को आर्मी ऑफ अल्लाह जैश ए मोहम्मद का ऐलान करता है कि हम तुम्हारे ज़मीन पे खून बिखराएंगे। और उसके बाद आपको पता ही है, ट्विन सुसाइड अटैक ऑन 15 कोर हेडक्वार्टर श्रीनगर, अप्रैल 2000 और दिसंबर 2000। उसके बाद 1 अक्टूबर 2001 जम्मू कश्मीर असेंबली फिदाइन अटैक और सबसे हिस्टोरिकल ऑपरेशन ये करवाता है पाकिस्तान में बैठ के 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर दिन दहाड़े खुदकश 5 हमलावरों को भेजकर दिल्ली के हार्ट में हमारे पार्लियामेंट पर अटैक करवाना। उसके बाद आपको पता है कि इसने सीरीज ऑफ अटैक्स में इस ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया और आपको फरवरी 2018 की घटना पता है जिसमें 42 CRP के ट्रूपर्स बस में बैठे हुए इको मारुति कार से ब्लास्ट करके ये मारता है। और ये उसके बाद आप जैश ए मोहम्मद की पूरी सीरीज देख लीजिए। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक इसका करवाया हुआ है। इस आदमी से क्राइम और मर्डर का पूरा डिटेल लीजिए। ये हमारा प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद का सरबराह है। ये खुद एक डिक्लेयर्ड मुलजिम है। ये भारत के चार्जशीट के अंदर वांटेड टेररिस्ट के कैटेगरी में है। ये मोस्ट वांटेड है। इसके खिलाफ कोर्ट से जितनी फॉर्मेलिटी है वो इशू हो चुकी है। आज इसको पहली बार दर्द पता लगा है। ये तो खुद 12 भाई है, अल्लाह बख्श इसके बाप का नाम है। ये पूरा खानदान टेररिज्म में शामिल है। इनकी फैमिली फैक्ट्री है। दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशन पे तो आप बैन भी लगाइए, अलग अलग मुख्तलिफ लोग हैं। इसमें तो पूरी फैमिली जैश ए मोहम्मद चला रही है बहावलपुर में बैठ के। और वहाँ 14 मरे हैं परिवार के। इसकी बहन मरी है, इसका बहनोई मरा है, इसका भांजा मरा है, इसकी भांजी मरी है। इसका सीधा मतलब मैं जरा समझना चाह रही हूँ, हमारे दर्शकों को बताइए। यानी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर हमारे टारगेट पर है, हम जब चाहे उन्हें उड़ा सकते हैं। इसका पूरा डेटा है। इनको मारने, पिन पॉइंट न्यूट्रलाइज करने की भारत के पास पूरी कैपेसिटी है, पूरी कैटेगरी है। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि जितने स्ट्राइक हो गए 9 स्ट्राइक, ये भी वेरी वेरी प्रेसिजन, नॉन एक्सक्लेटरी, प्रोपोर्शनेट एंड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल भारत ने दुनिया के सामने बोला है कि मेरा इरादा उनको मारने का है जो हमारे धरती पर खून फैला रहे हैं। बिल्कुल हमारा सिविलियन
कोई भी एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने का कोई इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना ही मिलिट्री टारगेट को, जब तक कि मिलिट्री टारगेट हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं करता है, और उसका हमें इंतजार है। प्रिपेयर्डनेस है, बिल्कुल इंतजार है, हम प्रिपेयर्ड है। मैं अब इस वक्त सवाल जो कैप्टन श्याम कुमार सब पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान किसी तरह की कोई स्ट्राइक करने के बारे में सोच भी सकता है? देखिए, मैं ना माइट की बात करूंगी, मैं तो मादे की बात करूंगी। वो क्या मादा पाकिस्तान में है? क्योंकि अभी भी वो सीधा सब कुछ कह रहे हैं, अब सारे डिसीजन, सारी अथॉरिटी सेना के पास है, आयशा के पास। मेरा ख्याल है कि वो बैकफुट पर सीधा आ गए बहुत जल्दी जी। और ये भी उनको सब पता था कि ये स्ट्राइक होगी, और वो पहले से हल्ला हंगामा करके रोकना चाह रहे थे इसको, क्योंकि वो विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। और यही बात चल रही थी पिछले 15 दिनों से, बौखलाए थे और बार बार वो रात को दिन को उनके सारे मंत्री एक के बाद एक बोले जा रहे थे कि भारत का स्ट्राइक इमिनेंट है। तो ये हो गया। अब होने के बाद उनको पता है किसी ने उनकी मदद नहीं की, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर और कुछ नहीं करोगे तो हम अटैक नहीं करेंगे। अटैक की उन्होंने बहुत सारी धमकी दे रखी है, एटॉमिक धमकी भी दे रखी थी पहले 3 दिनों में, 4 दिनों में। धीरे धीरे उन्होंने अपने को बैकफुट पे करना शुरू करके एक डेविएशंस लिया था और हमारी कॉपी कैट करते जा रहे थे, जैसे हम करते थे वैसे वो करते जा रहे थे। अब मैं आपको कहूं कि बात यहां रुकती नहीं है, क्योंकि हमारी जो हमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं प्रधानमंत्री के, वो यहां नहीं रुकते। उन्होंने तो कहा है सपोर्टर, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स। तो अभी सपोर्टर, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स तो बचे हुए हैं। हमने तो अभी सीधा टारगेट किया है कैंप्स के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर, लेकिन ये जो इनके जो सरगना है, इनको तो छिपा दिया गया है। प्लस जो बैक सपोर्टर्स हैं या फाइनेंसर्स एंड इनेबलर्स हैं, जिसमें उनकी आर्मी भी आती है, तो क्या हम कम से कम ये जो लोग हैं जो आप दिखा रहे हैं ये सरगना को, ये तो है ही हिट लिस्ट पे हमारे। और जैसा हम कह रहे हैं लीगली हम इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको हमने एक्चुअली पनिश करना ही करना है, क्योंकि हम लीगली इनके पीछे लगे हुए हैं और ये वांटेड है। तो ये रुकती है क्या बात यहाँ पे? और इसलिए वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं फिर भारत। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले जब ये स्ट्राइक्स हुई हैं तो उन देशों को कॉन्फिडेंस में लिया है जो हमारे साथ खड़े रहे और जिन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की, जिन्होंने ये कहा कि भारत हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड। तो सबसे पहले हमने अमेरिकी एनएसए से बात करी है, अजीत डोभाल ने। इसी के साथ बाकी देशों को हमने ब्रीफ किया, रूस को ब्रीफ किया, हमने यूएई को ब्रीफ किया है। लेकिन इन स्ट्राइक्स में हुआ क्या है, जरा चेतन चलाइए, उसमें हुआ क्या है? एक रात में आतंक के 3 हेडक्वार्टर भस्म हो गए। ये जो आप स्क्रीन पर दे रहे हैं, लश्कर का मुख्यालय उड़ा दिया है, ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी। जैश का मुख्यालय ध्वस्त किया गया है वहां पर बहावलपुर में, वो भी। और इसी के साथ साथ जो सलाउद्दीन है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का भी कैंप, वो भी ध्वस्त किया है। तो ये एक रात में 3 हेडक्वार्टर भस्म किए हैं। इसकी मैसेजिंग क्या है? क्योंकि जरा वो तस्वीरें भी चलाइए कि बहावलपुर में कैसा दिखता था वो और उसके बाद कैसा हो गया। दुबे जी, ये जो 3 हेडक्वार्टर्स जो भस्म किए हैं एक रात में, इसकी मैसेजिंग क्लियर है, क्योंकि ये आतंकी और ये संगठन सिर्फ एक पहलगाम नहीं, इससे पहले के कई हमलों में शामिल थे। देखिए, इसका इनिशिएशन उस दिन हो गया था जिस दिन, अगर आप इस हमले से ठीक पहले जाएं तो फरवरी 18 का जो हमला था वो आईडी ब्लास्ट, एक ट्रूपर्स के बस के साथ डाल करके एक आत्मघाती हमले का प्रयास था, जिसमें न कोई धर्म पूछा गया था, न कुछ भी पूछा गया था। एक मिलिट्री मूविंग कन्वाई के अंदर इन्होंने अटैक किया था जैश ए मोहम्मद ने। हालांकि उसमें हमारे शहीद हुए 42 जवान। बट 22 अप्रैल 2025 का पहलगांव का हमला बहुत ही अलग था। ये वो हमला नहीं था जो फरवरी 2019 का हमला हो। इसमें बड़ा स्पेसिफिक किलिंग के साथ जो उन्होंने मैसेज कन्वे किया हमारे देश को, हमारी लीडरशिप को, हमारी आवाम को, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। वो इसलिए डिस्टर्बिंग है कि वो जो मैसेज कन्वे किया उन्होंने बहुत ही सीना चौड़ा करके अपनी लीडरशिप को तुम बता दो। लेडीज को बोला नहीं हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे हस्बैंड को मारेंगे। ऐसा कौन करता है इस धरती पर? ऐसा कोई क्रूएल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से मर्डर करेगा? तो इस बार जो हमको जो चोट पहुंची है, नुकसान हुआ है, वो बिल्कुल पिछले सारे अटैक से बिल्कुल अलग है। इस बार पनिशमेंट डिजर्व करता है। और मैं ये भी बताऊं कि ये पहला मौका है जब भारत ने अपने स्कोप ऑफ रिटेलिएशन को पीओके के बाहर भारत लेके यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और सर, ये जो तस्वीर में दिखा रही हूं, सियालकोट में अटैक होना बहुत बड़ी बात है। यस,
बहावलपुर में अटैक होना बहुत बड़ी बात है। Yes. ये सदर्न पाकिस्तान का पार्ट है, पंजाब का हार्ट है, हाँ। जहां पर पैदाइश है। आप इस सीन देखिए, हाँ। आप ये विजुअल्स देखिए, आपने बहावलपुर में वो कर दिखाया जो पिछले 78 साल में आप नहीं किया। अभी तक सोचते थे बहुत ही बड़ी बात है। और अभी तक क्योंकि सोचते थे कि पीओके तक भारत अपनी मतलब ये strike को होता रख था सकता है। पीओके के बाहर जाएंगे, एक्सकेलेट होगा तो क्या होगा। यही बात है, हाँ। यही बात है कल्पना से परे। हाँ। इसी को हम कह रहे थे कि कल्पना तो आप कर सकते हो कि हमने पीओजेके में अटैक किया था, अभी तक हमने स्ट्राइक की, हमने क्रॉस किया था बॉर्डर वहां पे। इस बार कुछ अलग है। पिछली बार हमने क्रॉस किया था बॉर्डर, हमारी सेना गई और हमारे वायुयान गए। इस बार हमने क्रॉस नहीं किया, हमने रिस्ट्रेन दिखाया। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से हमने हॉट परस्यूट किया है। यूनाइटेड नेशन चार्टर 51 की चर्चा अभी हो रही थी, वहां पे हॉट परस्यूट का प्रोविजन है। हाँ। हमने एक्ट ऑफ वॉर नहीं किया। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर नहीं है क्या? ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहते? हमने आपको प्रोवोक कितने दिन से आप हमें कर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। इस बार हमने बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी का एक उदाहरण दिया है। हम अपनी एयर स्पेस पे रह के स्टैंड, जो हमारी जो स्टैंड ऑफ वेपन्स है, कौन सी वेपन है, कैसी वेपन है, हाँ। और कैसे यूज किया, हम आपको बताएंगे नहीं। आपने कहा ना आपको धक्का लगा है, आपने कहा ना हमें डैमेज हुआ है, आप कह रहे हैं कि हमारे लोग मारे गए। आप करिए इन्वेस्टिगेशन, बताइए किस तरह की एम्युनिशन थी, कैसे मारा, किधर से मारा, कैसे कमर तोड़ी, ये आप बताइए, हम नहीं बताने वाले। बड़ी बात है, हम नहीं बताने वाले हैं। और कैप्टन श्याम कुमार, जैसा आप कह रहे हैं, मैं फिर कहूंगी, कर्नल नैन और आप रात से हमारे साथ जुड़े थे, और रात में जब ये हमला हुआ उसके बाद हम बात कर रहे थे, अचानक से जो इनपुट्स आने लगी उसके बाद पता चला कि स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या था। स्केल ऑफ ऑपरेशन, मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूं। यूएनएससी के देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय में राजनयिकों को दी गई। जानकारी विदेश मंत्रालय ने बुलाए यूएनएससी के देशों के राजनयिक, यूएस, रूस, फ्रांस के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन और चीन के राजनयिकों को भी इसकी जानकारी दी है। अब देखिए, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो हमने शुरू से खोल कर रखे हैं। जब हमला हुआ सभी ने आकर हमारे साथ खड़े होकर कहा कि हम, भारत हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड। मैं एक बार मेजर जनरल सिंह आपसे पूछ रही हूं, ये जो एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है आपने हमारे होमलैंड पर हमला किया है, और आपने जो हमला किया है हमारा, ये दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। देखे, पाकिस्तान को शीशे में देखने की जरूरत है। यस। क्यों? पहलगाम में उन्होंने क्या किया? जो भी हमारे देश में ये टेररिस्ट अटैक कर रहे थे वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। हाँ। तो इनको अभी शीशा नजर आ रहा है। दूसरा है कि पहली बारी जो डीजी आईएसपीआर की इसने प्रेस स्टेटमेंट आई है, और उसकी एक प्रेस स्टेटमेंट भी आई है, उसमें उसने ऊपर से लेके नीचे तक सारे टेररिस्ट ऑब्जेक्टिव्स थे उनका कवर किया है कि कैसे नुकसान हुआ है उनका। इसका मतलब है कि उन्होंने फाइनली इस समय इंटरनेशनल अरेना में उस वहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि हमारे टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे थे, टेररिस्ट हमारे हिस्सेदार हैं, टेररिस्ट हमारे एक तरह के पैरामिलिट्री फोर्स है। और क्यों मैं बोल रहा हूँ पैरामिलिट्री फोर्स? आज देखें जो भावलपुर में उस शव को, ये जो फ्यूनरल कर रहे थे सेरेमनी, उनको नेशनल फ्लैग में डाला है। हो सकता है कोई सीनियर अफसर भी हो वहाँ पे। तो उससे साफ जाहिर होता है कि टेररिज्म इज स्टेट पॉलिसी ऑफ स्टेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी, उसका डॉक्ट्रिन है सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, और उसको प्रैक्टिस करते हुए पाकिस्तान ने अपनी आप मार खाई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो, परवेज मुशर्रफ के बाद जो आए परवेज कियानी, उन्होंने बड़े धीरज में बोल रहा हूं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड से बैकड्रॉप पे चले गए। उन्होंने कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पब्लिक में नहीं आने दी, और कमर बाजवा तक काफी हद तक वो वैसे रहा। उन्होंने बल्कि कमर बाजवा ने एक न्यू डॉक्ट्रिन निकाली थी, पीस और टेररिज्म को मिटाओ पाकिस्तान अगर तरक्की करना चाहता है। पर ये आसिम मुनीर आके, जो एक मुल्ला जनरल है, इसने पूरा ना जो रिवर्स साइकिल में कर दिया है अपने देश को, और इसको सारी जिंदगी ये पछतावा रहेगा कि 16 अप्रैल की जो मैंने स्पीच दी थी पाकिस्तान रिपैट्रिएट्स को, वो मैं ना ही मुंह खोलता, ना ही मेरे ऐसे लफ्ज निकलते जिससे कि पाकिस्तान की अभी मैं बर्बादी कर रहा हूँ। ये पहला चीफ होगा जो कि पब्लिक टारगेट कर रही है। परवेज मुशर्रफ पहला चीफ था जिसको बाहर एग्जाइल में रहना पड़ा, पर ये मुनीर इसको पब्लिक उतारेगी, और इसको बहुत कठिनाइयां आनी है, क्योंकि पाकिस्तान की ये बर्बादी में
उसके इतिहास में सबसे ऊपर इसका नाम आएगा। देखिए, मैं जब इस ऑपरेशन की बात कर रही हूं, हम ये बार बार कहते हैं कि ये देश कह रहा था कि एक बदला चाहिए। सेना ने उस पर एक्ट किया है, सेना ने दिखा दिया है कि हमारा मादा क्या है। ये एक कंबाइंड ऑपरेशन था आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का, और ये जॉइंट ऑपरेशन करना अपने आप में, और इतने कम समय में, कर्नल नैन, इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद से देश कह रहा था कि जवाब चाहिए, बदला चाहिए। इतने कम समय में सेना ने वो करा है जो कि मुझे लगता है हमारी मिलिट्री माइट दिखाता है, और उनकी मिलिट्री, उनकी इंटेलिजेंस की इनकेपेबिलिटी दिखाता है कि वो भाप भी नहीं पाए कि ये हमला हो गया। और यहां हमारी मिलिट्री माइट का ये नमूना है। जी डेफिनेटली सुचारिता, देखिए किसी भी ऑपरेशन करने के अंदर बहुत ज्यादा प्रिपरेशंस की तैयारी करने की जरूरत होती है। आप टारगेट्स देखते हैं, उसके ऊपर क्या हथियार लगाएंगे, आप कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, मतलब कौन कौन सी फोर्सेस में इन्वॉल्व होंगे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, फिर उसकी रिहर्सल्स होंगी, एक उसको माहौल बनेगा, सीक्रेसी रखी जाएगी, फिर टारगेट्स के ऊपर उसको जो आपने लॉन्च कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर जो सब कुछ हुआ और इतनी सीक्रेसी के साथ हुआ और इतनी अच्छी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ हुआ, अब मैं समझता हूँ कि सराहनीय था। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आप इजाजत दी मेरे को सुचारिता, तो देखिए सुचारिता, जहां तक सवाल है जनरल आसिफ मुनीर का, मेरा निजी मानना है ये आदमी एक बहुत रेडिकल इंसान है और डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ फितूर इसके दिमाग में आएगा और ये कुछ ना कुछ करेगा। जैसे कि हमने देखा है कि पीओके के अंदर भी हर पोस्ट के साथ में एक लॉन्चिंग पैड है, यानी लगभग 140-120 के करीब लॉन्चिंग पैड है। 40 के करीब हमारे पीओके के अंदर इन्होंने टेररिस्ट कैंप बनाए हुए हैं, और भी कैंप हैं अभी जो बचे हुए हैं, जो इन्होंने उखाड़ दिए तंबू वगैरह। तो अगर हमें इसके साथ लड़ना ही है तो क्यों ना ये लड़ाई हम, जो आज इन्होंने शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दिया है, एलओसी को एक सीज फायर लाइन बना के छोड़ दिया, यानी जो जितना आगे पीछे बढ़ जाए वो उसका, तो क्यों ना हम ये लड़ाई, अगर आने वाले टाइम पे हमें लड़नी पड़ती है तो ये लड़ाई हम एलओसी के ऊपर और पीओके के खिलाफ लड़े, ताकि 40 किलोमीटर की सिर्फ डेप्थ का एक एरिया है, हमारा अपना एरिया है, और ये जितने भी वहां पे सैनिक हैं इनके पाकिस्तान के 50% रेडिकलाइज हो रखे हैं, इनके आपस में भी डिफरेंसेस हैं। और ऐसे टाइम पे हम लोग जो भावलपुर वगैरह में अटैक करते घूम रहे थे, इनके असली आका तो यही लोग हैं, आसिफ मुनीर जैसे लोग, और इनको ही पनिशमेंट जब तक नहीं करेंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने लोगों को मार दें, ये फिर पैदा कर देंगे। तो सबसे सही सबक सिखाने का टाइम अब ये है कि इस पाकिस्तान की रेडिकल सेना और इसके जो आसिफ मुनीर है, इसको सबक सिखाया जाए। तो अगर ये कोई हिमाकत करते हैं, मेरा निजी मानना है कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना हैज टू बी ऑन टारगेट, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक आतंकी एक नहीं 100 पैदा करते जाएंगे। इनकी तो फैक्ट्री लगी हुई है वहां पर सर, और वो फैक्ट्री से रोज हर रोज आतंकी चर्न आउट हो रहे हैं और उनको बाहर भेजा जा रहा है। भले ही एडमिशंस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जाकर के, हमने दंश झेला है, 3 दशक तक हमने आतंकी पाले हैं, लेकिन हम भी तो झेल रहे हैं, लेकिन उन पर क्रैकडाउन नहीं है। और ये जो बात अभी कर्नल नैन ने कही है, मैं आपसे पूछूंगी कि आसिम मुनीर की जो जिस तरह का वो व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ वापस रिटेलिएशन के लिए प्लान बनाएगा, ये वो कह रहे हैं। आसिफ मुनीर बेसिकली पाकिस्तान आर्मी में 2 टाइप के जनरल हैं, एक विस्की जनरल और एक आसिफ मुनीर मुल्ला जनरल। तो अनफॉर्चुनेटली आसिफ मुनीर बिलोंग्स टू द फ्रेटर्निटी ऑफ मुल्ला जनरल। इसका बाप खुद जनरल था और 1995 में मिलिट्री कू के आरोप में उसको प्रीमेच्योर सैक किया गया था। और ये ऐसा आदमी था कि जिसको मरकज का ये मेंबर था, इसका फादर। आप लोग मरकज के बारे में जानते होंगे, जो कि इस्लामिक एजुकेशन रेडिकलाइजेशन को पूरे दुनिया में प्रोपोगेट करते हैं। दिस फादर वाज ए पायनियर बीइंग इन यूनिफॉर्म। सबसे बड़ी सरप्राइज की बात है, तो पाकिस्तान मिलिट्री में कू के आरोप में 1995 में इसका बाप ऑलरेडी सैक हो चुका है। ये मुल्ला जनरल है और ये मुकद्दर से इसको मिल गया जनरल बाजवा के बाद ये टेन्योर। ही हैड बीन आईएसआई चीफ। आपका फरवरी 2019 हुआ तो यही तो आईएसआई चीफ था। आप जो इसने 20-25 दिन पहले नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की मीटिंग में जो बयान दिए, आप क्या उस बयान को नॉर्मल समझते हैं? 1947 की फिलॉसफी को इसने रिपीट किया है, 1940 में पाकिस्तान के फाउंडेशन की फिलॉसफी को रिपीट किया है। आप इस जनरल से सॉफ्ट चैट कन्वर्सेशन से दोनों देश में कभी शांति हो सकती है? हो ही नहीं सकती। हमको इस मुल्ला मुनीर के रिस्पांस में उससे ज्यादा बेफिटिंग रिप्लाई देना है। तो ये
ये जो जनरल है अभी आज के तारीख में पाकिस्तान का, ये जरूर कुछ खुराफात सोच सकता है। ये मैं आपसे छोटे मोटे एक्शन सोचेगा, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैट एक्शन है, कहीं इन्फिल्ट्रेशन का प्लान करेगा, लेकिन ठीक है वो करेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन आज के तारीख में तो चूहेदानी में वो बंद ही हो गया ना। लंबी लंबी बात करके बोलता है हमारे बिलीफ अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी मानसिकता अलग है, हमारी कल्चर अलग है। मैं एक बार सर वो तस्वीरें इतनी डिस्टर्बिंग बात है ये। वो जो तस्वीरें जो स्ट्राइक के विजुअल्स आए हैं, जरा चेतन वो चलाइए जरा स्क्रीन पर, क्योंकि जब वहां हमला हुआ उसके बाद किस तरह से वहां पर वो हंगामे की तस्वीरें आई, जरा वो तस्वीरें चलाइए जब स्ट्राइक हुई। और उसके बाद ये पाकिस्तान से तस्वीरें आनी शुरू हुई, ये खबर आई कि वहां पर स्ट्राइक हुई है और उसके बाद वहां पर धुएं का गुबार और आग का गुबार नजर आया। पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जरा स्ट्राइक के विजुअल्स चला दीजिए चेतन। ये बहावलपुर की तस्वीर है, लेकिन रात को जब तस्वीरें आई, जब वहां पर आग का गुबार देखा जा सकता था, तो उन तस्वीरों से साफ पता चला पाकिस्तानियों को भी नहीं समझ आया कि हुआ क्या है वहां पर। एकदम से वहां पर आग दिखने लगी, वहां पर बड़ा सा धमाका हुआ और फिर ये खबर पहले सोशल मीडिया पे आने लगी कि वहां पर ब्लास्ट हुए हैं। अब ये क्योंकि समय ऐसा है, ब्लास्ट की तस्वीरें लगाइए। ऐसा समय था कि लोगों को लग रहा था कि वाकई कोई हमला हो गया है क्या। वो ड्रिल का इंतजार करते रह गए कैप्टन, वो ड्रिल का इंतजार कर रहे थे। हमारे यहाँ तो मॉक ड्रिल हुई है, आज जगह जगह हुई है, अलग अलग राज्यों में हुई है। वो मॉक ड्रिल का इंतजार कर रहे थे। ये भी एक कहना चाहिए कि चाणक्य नीति होती है कि दुश्मन को फंसाओ और हमला करो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये जो स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है और वही हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार एक और भी अलग बात थी। ये बात बिल्कुल जाहिर थी कि कौन अटैक कर रहा है और क्यों अटैक कर रहा है। ये पहले से मान के तैयार थे वो। तो देखिए जैसे ही अटैक हुआ उन्होंने मान लिया। ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, किसने किसको मारा, F-16 और MiG-21, वो सब नहीं हुआ। इस बार वो पहले से तैयार थे। इसको ध्यान से समझिए और प्रधानमंत्री की दो बातें सुनिए जो अभी उन्होंने स्क्रीन पे आप दिखा रहे थे। जो हमारे सेनाओं पे हमें गर्व है, किसी कमी के बिना हमारा ऑपरेशन पूरा हुआ। पहला स्टेटमेंट, कमी का मतलब लॉस ऑफ लाइफ और एनी इक्विपमेंट, कमी के बिना। दूसरा, बिना गलती के ऑपरेशन पूरा हुआ। दैट मींस हमने बिल्कुल एयर स्पेस वायलेशन नहीं किया। सर मुझे एक चीज ये भी लगती है, अब मसूद अजहर और हाफिज सईद का क्या है, उनकी सिक्योरिटी का क्या है। कई लोग कह रहे हैं हाफिज सईद तो जेल में रहता है, उसको जेल में रखने का एक सिक्योरिटी देने का एक बहाना है। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से ये स्ट्राइक्स हुई है, इससे बड़ा क्लियर है कि अगर 14 उसके आसपास के मार दिए तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी मार सकते हैं। अब सेना उनकी सिक्योरिटी बढ़ाएगी, ये मानकर चलना चाहिए। मैं एक बार जरा विंग कमांडर सहाय के पास जाती हूँ। विंग कमांडर सहाय, आपको लग रहा है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।